पिछले पार्ट में हमने देखा था मेयर हेजिन और मिहो के चैट्स पढ़ लेता है, जहां मेयर को पता चलता है मिहो प्रोफेसर सीओ के पेपर्स और मॉडल कैदियों के ब्लड सैंपल के बीच कनेक्शन ढूंढ रही होती है। चैट्स पढ़ते ही मेयर वार्डन गान को कॉल करता है और मिहो और पार्क को मारने का ऑर्डर देता है। लेकिन ये बात यहाँ सोचने वाली थी, आखिर मेयर चैट्स पढ़ते ही पार्क और मिहो को मारने का ऑर्डर क्यों देता है? मेयर का मॉडल कैदियों से क्या लेना देना था? खैर ये सब तो हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ पार्क अंधेरे में बिग माउस के सामने आने का वेट कर रहा होता है। तभी उसके सामने फॉर्च्यून टेलर आता है। अगेन अब यहाँ सवाल ये था, क्या फॉर्च्यून टेलर ही असली बिग माउस है? और अगर फॉर्च्यून टेलर ही बिग माउस है तो वो अपनी आइडेंटिटी पार्क को क्यों दिया? और आखिरकार बिग माउस को पार्क के बारे में कैसे पता चला? इन सारे बातों की जवाब हमें वीडियो के इसी पार्ट में मिलने वाली है। ड्रामा में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं, अगर आपने बिग माउस का पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है, पहले वो देख लो। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए ड्रामा को आगे बढ़ाते हैं। हम देखते हैं जेल में सारे कैदी दंगे पर उतर आते हैं, लेकिन हमें ये पता था ये दंगे मेयर के ऑर्डर्स पर हो रहे थे, जिसका मकसद ही था मिहो और पार्क को मारना। मिहो की जान खतरे में होती है। मिहो बचे हुए सैंपल्स लेने के लिए मेडिकल रूम में वेट कर रही होती है। जिस मशीन में ब्लड सैंपल्स थे वो मशीन लाइट से ओपन होती थी, पर फिलहाल तो जेल की लाइट गुल होती है, जिसकी वजह से मिहो को सैंपल्स नहीं मिल पाते हैं। मिहो मिस हेजिन को मैसेज करती है। अब क्योंकि मिस हेजिन चल बसी थी, इसलिए हेजिन के फोन से मेयर रिप्लाई करता है। वहीं दूसरी तरफ हम पार्क और फॉर्च्यून टेलर को बात करते हुए देखते हैं, जहां फॉर्च्यून टेलर बताता है मैं ही असली बिग माउस हूँ। फाइनली अब हमें पता चल चुका होता है बिग माउस कोई और नहीं बल्कि फॉर्च्यून टेलर ही था, जो कि शुरू से ही पार्क के साथ था। पार्क के लिए भी ये सीन थोड़ा अनएक्सपेक्टेड होता है, क्योंकि पार्क ने फॉर्च्यून टेलर पर कभी भी शक नहीं किया था। फॉर्च्यून टेलर पार्क को बताता है फॉर्च्यून टेलर ने ही पुराने वार्डन को एज अ बिग माउस पार्क के पास भेजा था। पार्क फॉर्च्यून टेलर से पूछता है सीओ के पेपर्स का राज जानने के लिए तुमने मुझे ही क्यों चुना? जिस पर फॉर्च्यून टेलर बताता है जब तुम स्टार्टिंग में मेयर दोहा से मिले थे तब तक मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं था, पर जब तुम्हें ड्रग्स के केस में फंसाया गया तब किसी ने मुझसे तुम्हें बचाने को कहा, इसलिए मैंने तुम्हें अपना नाम यानी बिग माउस का नाम दिया। पार्क फॉर्च्यून टेलर से पूछता है तुम सीओ के पेपर्स के पीछे क्यों पड़े हुए हो? जिस पर फॉर्च्यून टेलर बताता है मैं अपनी बेटी के हथियारों को ढूंढ रहा हूँ और मैं ये काम सबके सामने आकर नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें चुना है, क्योंकि बस तुम ही सीओ के पेपर्स का राज बाहर ला सकते हो और ये काम करने से तुमने मना किया तो तुम मारे जाओगे। जिस पर पार्क भी फॉर्च्यून टेलर के सामने कुछ कंडीशंस रखता है। कंडीशन ये होती है कि पार्क फॉर्च्यून टेलर को पुलिस के हवाले करेगा, जिसके बाद पार्क सीओ के पेपर्स के बारे में आसानी से पता लगा सकता है, जिसके लिए फॉर्च्यून टेलर भी मान जाता है। फॉर्च्यून टेलर पार्क को बताता है तुम्हारे बीवी की जान खतरे में है। वहीं जेल का पागल कैदी मिहो से पूछता है बताओ जेल में क्या चल रहा है अभी? मिहो पागल कैदी को बताती है सब ठीक है। तभी मिहो को पार्क का कॉल आता है, जहाँ पार्क बता रहा होता है तुम्हारी जान खतरे में है, जल्दी वहाँ से बाहर निकलो। मिहो खुद को एक रूम में बंद कर देती है, बट इसका कोई फायदा नहीं होता है और कुछ ही देर में मिहो पकड़ी जाती है। जेल का ही एक साइको कैदी मिहो को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ जेल का वो पागल कैदी भी आ चुका होता है और मिहो को कुछ देर के लिए बचा लेता है। तभी वहाँ वार्डन गान भी आ चुका होता है। गान मिहो पर गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पार्क, पुराना वार्डन और फॉर्च्यून टेलर भी आ चुके होते हैं। पार्क वार्डन गान को बहुत मारता है और पुराना वार्डन भी वार्डन गान को गोली मार देता है। यहाँ तो वार्डन गान का गाना बज गया भाई। अगले सीन में हम जीहुन और जूही को बात करते हुए देखते हैं, जिसमें जूही जीहुन से बोल रही होती है तुम्हें मुझे ड्रग्स के केस में नहीं फंसाना चाहिए था। जिस पर जीहुन बोलता है मुझसे गलती हो गई, मुझे उस न्यूज को बाहर आने से पहले रोकना चाहिए था। तभी दद्दा जीहुन से पूछते हैं क्या सोचकर तुमने जूही को ड्रग्स के केस में फंसाया? क्या तुम नहीं चाहते मेहर दोहा बिग माउस को पकड़े? इन्हीं सब बातों के दौरान वहाँ मेयर भी आ चुका होता है। दद्दा मेयर को बिग माउस को पकड़ने को बोलते हैं। ये सब देखकर जीहुन काफी आग बबूला हो चुका होता है और अपने घर की कीमती सामानों को गुस्से में तोड़ रहा होता है। तभी जीहुन को पार्क का कॉल आता है और कुछ ही सेकंड्स में जीहुन पार्क की बातों को सुनकर खुश भी हो जाता है। पार्क जीहुन को जेल में आने को बोलता है और बोलता है मैं तुम्हें ऐसे ब्लड सैंपल्स दूंगा जो प्रोफेसर सीओ के पेपर्स की मिस्ट्री सॉल्व करने में तुम्हारी मदद करेगी, और तो और मैं बिग माउस को पकड़ने का क्रेडिट भी तुम्ही को दूंगा। जिसे सुन जीहुन तो खुशी के मारे पागल हो जाता है। हम देखते हैं जेल में फॉर्च्यून टेलर, पुराना वार्डन, पार्क और मिहो को पुलिस घेर चुकी होती है। अगर वो बाहर निकलते तो मारे जाते, इसलिए पार्क फॉर्च्यून टेलर को यानी बिग माउस को पुलिस के हवाले कर देता है और फॉर्च्यून टेलर को ही यूज करके बाहर निकलता है और मिहो मॉडल कैदियों के ब्लड सैंपल्स को जीहुन को दे देती है।
अगले सीन में हम देखते हैं कोर्ट में पार्क पर लगे चार्जेस वापस ले लिए जाते हैं और पार्क को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। न्यूज में पार्क काफी फेमस हो चुका होता है क्योंकि पार्क ने कोरिया के सबसे बड़े गैंगस्टर यानी बिग माउस को पकड़वाया था। पार्क अब कोरिया का सबसे बड़ा और मशहूर लॉयर बन चुका होता है जिसको मीहो और उसके डैड सेलिब्रेट करते हैं। तभी पार्क मीहो को बोलता है अब आगे का सीन मैं संभाल लूंगा, तुम आराम करो। जिस पर मीहो बोलती है मैं अगर पीछे हट जाऊं तो इन ब्लड सैंपल्स को कौन देखेगा। तभी हमें पता चलता है जो ब्लड सैंपल्स मीहो ने जीहुन को दिया था वो ब्लड सैंपल्स मॉडल कैदियों के नहीं थे, बल्कि वो ब्लड सैंपल पार्क, फॉर्च्यून टेलर और पुराने वार्डन का था। हम देखते हैं जीहुन सारे ब्लड सैंपल्स को दद्दा को देते हुए बताता है इन्हीं सैंपल्स की मदद से पार्क ने बिग माउस को पकड़ा है। जिस पर दद्दा खुश होकर अपने प्रॉपर्टी के शेयर्स जीहुन को देते हैं। तभी वहाँ जूही आती है और दद्दा को न्यूज देखने को बोलती है। न्यूज में पार्क बता रहा होता है बिग माउस चाहता है कि सीईओ के पेपर्स के पीछे का राज सबके सामने आए। पार्क पब्लिक को हिंट देते हुए बताता है सीईओ के पेपर्स के राज के पीछे एक बड़े आदमी का हाथ है। बेसिकली पार्क दद्दा के बारे में बात कर रहा होता है और ये न्यूज दद्दा भी लाइव देख रहे होते हैं और उनका मूड खराब हो जाता है। जो शेयर्स दद्दा जीहुन को दे रहे होते हैं वो शेयर्स दद्दा अब जीहुन को नहीं देते हैं। बेसिकली जीहुन का तो बैंड बज गया। उसी दौरान जूही को मेयर का कॉल आता है जहां मेयर जूही को बता रहा होता है पार्क बिग माउस को बेल दिलवाने वाला है। ये बात जूही दद्दा को बताती है जिस पर दद्दा बोलते हैं पार्क की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो मेरे खिलाफ जा रहा है। अगले सीन में हम फॉर्च्यून टेलर और पार्क को देखते हैं। फॉर्च्यून टेलर यानी बिग माउस अब लॉयर पार्क का क्लाइंट होता है। पार्क फॉर्च्यून टेलर को बोलता है कोर्ट में जैसा मैं बोलूं तुम्हें मेरे सारे बातों पर हाँ बोलना है और मैं तुम्हारी बेल के लिए भी जल्दी अपील करूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं मॉडल कैदी वापस से काम करने के लिए एक खुफिया जगह पर आते हैं। तभी मीहो भी उन मॉडल कैदियों का पीछा करते हुए उस खुफिया जगह पर पहुंचती है। मीहो अपने डैड को उस जगह के बारे में बता ही रही होती है। तभी हम देखते हैं सारे मॉडल कैदी अचानक से उस खुफिया जगह से बाहर आने लगते हैं। वो खुफिया जगह बेसिकली एक केमिकल फैक्ट्री थी। जैसे ही मॉडल कैदी अंदर काम करने को जा ही रहे होते हैं तभी एक पाइप से गैस लीक होना शुरू हो जाता है जिसके वजह से वहाँ एक धमाका होता है जिसे सुनते ही मीहो अंदर जाती है चेक करने को कि अंदर क्या हो रहा है। मीहो जैसे ही फैक्ट्री के अंदर जाती है वो देखती है पागल कैदी पत्थरों के बीच दबा हुआ होता है। मीहो उसे बचाने को जाती है और बचाने के दौरान मीहो की सामने वाली पाइप से पानी की लीकेज शुरू हो जाती है और उस पानी से मीहो और पागल कैदी दोनों ही भीग चुके होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मेरा मीहो और पागल कैदी के भीगने से क्या लेना देना है, तो दोस्तों थोड़ा सब्र रखें, इसके पीछे भी मिस्ट्री है। अगले सीन में हम मेयर और दद्दा को बात करते हुए देखते हैं जहाँ दद्दा अपने पास्ट का एक इंसिडेंट बता रहे होते हैं। जब वो केमिकल फैक्ट्री सेट कर रहे थे तब उनके एक दोस्त ने फैक्ट्री को बंद करने के लिए कहा था क्योंकि इससे फ्यूचर में काफी लोग मर सकते हैं, जिस पर दद्दा ने फैक्ट्री को बंद करने से मना कर दिया था। प्रेजेंट में दद्दा मेयर को बताते हैं उनके दोस्त की कही हुई बात आज सच हो चुकी है। मेयर दद्दा से पूछता है फिर आपके दोस्त का क्या हुआ, जिस पर दद्दा बताते हैं उनका दोस्त मर गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं फॉर्च्यून टेलर यानी बिग माउस को बेल मिल चुकी होती है। फॉर्च्यून टेलर वापस उसी जगह पर आता है जहाँ हमें पता चलता है फॉर्च्यून टेलर की एक रेस्टोरेंट भी थी जिसका शेफ फॉर्च्यून टेलर ही था। तभी पार्क फॉर्च्यून टेलर से पूछता है वो कौन है जिसने मेरे लिए आपसे मदद मांगी थी, जिस पर फॉर्च्यून टेलर रिप्लाई करते हुए बोलता है मैं अगले दिन तुम्हें उस इंसान से जरूर मिलवाऊंगा। थोड़ी ही देर में पार्क जैसे ही फॉर्च्यून टेलर के रेस्टोरेंट से निकलता है तभी वहाँ एक धमाका होता है जिसमें फॉर्च्यून टेलर मारा जाता है। अब ये धमाका किसने करवाया ये तो हमें आगे ही पता चलने वाला है। अगले सीन में हम मेयर और उसके पर्सनल असिस्टेंट को बात करते हुए देखते हैं। क्योंकि पार्क को मेयर के सारे कांड के बारे में पता चल चुका था इसलिए मेयर अपने असिस्टेंट को पार्क को खत्म करने को बोलता है। तभी मेयर का असिस्टेंट एक सीरियल किलर को पार्क को खत्म करने की जिम्मेदारी देता है। पार्क फॉर्च्यून टेलर के रेस्टोरेंट वापस आता है। तभी हम देखते हैं वो सीरियल किलर भी पार्क का पीछा करते हुए रेस्टोरेंट आ चुका होता है और पार्क पर हमला करता है। तभी वहाँ पार्क को बचाने के लिए फिर से जेरी आ चुका होता है और इस बार जेरी कुछ अलग ही लुक में आता है। पार्क खुद पर हमला होता देख घबरा कर मीहो को कॉल करता है। तभी जेरी पार्क को बताता है आपकी बीवी सेफ है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के होटल में है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बिग माउस की टीम की बात हो रही होती है। तभी पार्क जेरी से पूछता है क्या तुम ही वो आदमी हो जिसने मुझे बचाने के
लिए बिग माउस का नाम दिलवाया, जिस पर जेरी बताता है मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को हाल ही में ज्वाइन किया है, तो इतनी बड़ी रिक्वेस्ट इस ऑर्गेनाइजेशन का कोई पुराना मेंबर ही कर सकता है। हम देखते हैं जेरी पार्क को फॉर्च्यून टेलर के शोक सभा में लेके आता है और बोलता है तुम्हें यहाँ तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पार्क फॉर्च्यून टेलर को श्रद्धांजलि दे ही रहा होता है कि तभी पार्क और पूरी बिग माउस के ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के सामने एक वीडियो चलती है, जिसमें फॉर्च्यून टेलर वीडियो के थ्रू अपना आखिरी मैसेज अपने ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को दे रहा होता है। मैसेज में फॉर्च्यून टेलर बताता है वो अपना नाम और पूरे ऑर्गेनाइजेशन को पार्क के हवाले कर रहा है और बोलता है अब इस ऑर्गेनाइजेशन को एक नए लीडर की जरूरत है और हमारा नया लीडर अब पार्क चांग-हो है। वीडियो को देख पार्क काफी शॉक हो चुका होता है। जेल का पुराना वार्डन, जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन का ही एक पुराना मेंबर था, वो इस वीडियो को नकली बता रहा होता है क्योंकि फॉर्च्यून टेलर ने पार्क को अगला बिग माउस बना दिया था और ये बात वार्डन को हजम नहीं हो रही होती है। वार्डन ग्रुप के सभी मेंबर्स से पूछता है बताओ वीडियो किसने बनाई है, और अगर ये वीडियो किसी ने नहीं बनाई इसका मतलब है ये वीडियो नकली है। तभी वहाँ पार्क का दोस्त आता है जो कि शुरू से ही पार्क के लिए वकालत कर रहा होता है। पार्क का दोस्त आते ही बताता है वीडियो मैंने बनाया है, जिस पर पार्क फिर से शॉक हो जाता है। फाइनली अब हमें और पार्क दोनों को समझ आ चुका होता है जिस बंदे ने पार्क को बचाने के लिए पार्क को बिग माउस का टाइटल दिलवाया था वो और कोई नहीं बल्कि पार्क का ही दोस्त था, और पार्क का दोस्त बिग माउस के ऑर्गेनाइजेशन का एक खास मेंबर होता है। पार्क का दोस्त पार्क से बोलता है क्या तुम्हें फॉर्च्यून टेलर की आखिरी आदेश मंजूर है? क्या तुम अब असली बिग माउस बनने के लिए तैयार हो? पार्क के सामने बिग माउस बनने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। बहुत सोचने के बाद पार्क बिग माउस बनने के लिए हाँ कर देता है, जिसका मतलब था अब नया बिग माउस पार्क बन चुका होता है। अगले सीन में पार्क का दोस्त पार्क को फॉर्च्यून टेलर के बेटी के बारे में बता रहा होता है कि फॉर्च्यून टेलर की बेटी एक फ्रीलांस रिपोर्टर थी और वो एनआर फोरम को एक्सपोज करने वाली थी और तभी वो गायब हो गई। तभी पार्क अपने दोस्त को बोलता है दद्दा और एनआर फोरम की पूरी जानकारी निकालो, वो कल क्या कर रहे थे और आज क्या कर रहे हैं, मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं जेरी पार्क और सभी को एनआर फोरम के मेंबर्स और चेयरमैन के बारे में बता रहा होता है। जेरी बताता है एनआर फोरम में लगभग 21 मेंबर्स हैं, जिसका लीडर जीहून है। तभी जेरी दद्दा के बारे में डिटेल देते हुए बताता है इसका नाम कांग सांगुन है, ये आदमी एनआर फोरम का फर्स्ट चेयरमैन है और एनके केमिकल्स फैक्ट्री का फाउंडर भी। मीहो सभी को बताती है गुचियोन हॉस्पिटल में ब्लड कैंसर के पेशेंट्स पहले से 20% बढ़ चुके हैं। तभी मीहो अपने डैड से पूछती है फैक्ट्री में वो पाइप कैसी थी जिससे पानी की लीकेज हो रही थी। तभी पार्क बोलता है हो ना हो इनके केमिकल्स का पक्का कोई लेना देना है इन ब्लड कैंसर के पेशेंट्स से। मीहो के डैड बताते हैं वो पाइप पास के किसी फिश फार्म से जुड़ी हुई है, उसका इनके केमिकल्स से कोई लेना देना नहीं है। अगले सीन में हम जूही और उसके दद्दा को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ जूही दद्दा को केमिकल फैक्ट्री को बंद करने के लिए बोलती है, जिस पर दद्दा भड़क जाते हैं और फैक्ट्री बंद करने से मना करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। जूही को पता चल चुका होता है कि उसी फैक्ट्री की वजह से लोग मर रहे थे और आज भी मर रहे हैं। तभी मेयर जूही को बताता है प्रोफेसर सीओ को मैंने ही मारा है क्योंकि दद्दा ने मेरे सामने शर्त रखी थी कि तुम्हें अगर जूही से शादी करनी है तुम्हें जो मैं बोलूंगा वो करना होगा। बेसिकली यहाँ मेयर बता रहा होता है उसने प्रोफेसर सीओ को दद्दा के कहने पर मारा है। अगले सीन में हम देखते हैं मेयर पर हमला होता है और हमला पुराने वार्डन ने करवाया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं जेल के छोटे गैंगस्टर को जो अब जेल से छूट चुका होता है। पार्क ने उस छोटे गैंगस्टर को जेल में वादा किया था जब वो जेल से बाहर आएंगे पार्क उन्हें ऐशोआराम की जिंदगी देगा। पार्क छोटा गैंगस्टर को फॉर्च्यून टेलर की रेस्टोरेंट एज अ गिफ्ट दे देता है और बोलता है इस रेस्टोरेंट में जैसा आप चाहोगे वैसा कमाई होगा, मतलब आपको पैसे की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। उसी दौरान जेरी पार्क को बताता है मेयर पर हमला हुआ है और हमला जेल के पुराने वार्डन ने करवाया है। पार्क का दोस्त पार्क को बताता है पुराने वार्डन ने एक कबाड़ खाना खरीदा है और उधर की एक जानी मानी गैंग जिसके सारे बंदे गर्म दिमाग वाले होते हैं वो अब वार्डन के लिए काम कर रही है क्योंकि वार्डन ने तुम्हें बिग माउस मारने से अभी इनकार किया है। इससे पहले कि ऑर्गेनाइजेशन के सभी मेंबर्स तुम्हारा विरोध करें तुम्हें वार्डन को सबक सिखाना होगा, जिस पर पार्क वार्डन को एक गाड़ी के अंदर लॉक करवा देता है और गाड़ी के चारों तरफ पेट्रोल गिराकर उसे जलाने ही वाला होता है। तब तक वार्डन की अकल ठिकाने पर आ जाती है। पार्क वार्डन को बोलता है मैं फॉर्च्यून टेलर को इंसाफ दिलाकर यहाँ से चला जाऊंगा, तब तुम्हें जो करना होगा करना। अगले सीन में हम देखते हैं मीहो एनके केमिकल्स के पुराने न्यूज आर्टिकल्स को पढ़ रही होती है, जहाँ उसे पता चलता है दद्दा के दोस्त के 2 पोते थे, एक नदी में डूबकर
डूबकर मर चुका था और एक का कुछ पता नहीं था। मीहो एक हॉस्पिटल में जाती है जहाँ एक पेशेंट खुद को मेयर दोहा का दादाजी बता रहा होता है, जिस पर पेशेंट की केयर टेकर मीहो को बताती है दोहा इनके पोते का नाम है जो बहुत साल पहले नदी में डूबकर मर चुका है। पर यहाँ असल में तो मेयर दोहा जिंदा होता है और सही सलामत होता है, जिसका मतलब था मेयर दोहा का भाई जिसका नाम चौ संगयुन था वही बहुत साल पहले पानी में डूबकर मरा था। मेयर दोहा और उसके भाई और इनके केमिकल्स की मिस्ट्री अब जल्द ही सॉल्व होने वाली है। अगले सीन में हम देखते हैं मेयर मीडिया वालों को बता रहा होता है मैं इस बार मेयर के इलेक्शन से बाहर हूँ। मेयर बताता है वो डेमोक्रेटिक पार्टी को ज्वाइन करने वाला है और नेशनल असेंबली के लिए इलेक्शंस लड़ने वाला है। ये न्यूज देखते ही पार्क भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाता है और बताता है अब वो मेयर के इलेक्शंस में खड़ा होने वाला है। दूसरी तरफ पार्क को पता था जिस मेयर कैंडिडेट को एनआर फोरम के मेंबर सपोर्ट करते हैं उसी कैंडिडेट को अगला मेयर बनाया जाता है और फिलहाल एनआर फोरम का लीडर जीहुन होता है। इसलिए पार्क जीहुन को बुलाता है और बोलता है मुझे मेयर बनने में मुझे सपोर्ट करो, मैं तुम्हें और पावरफुल बनाऊंगा। पार्क जीहुन को दद्दा के साथ मीटिंग सेट करवाने को बोलता है, जिस पर जीहुन पार्क की दद्दा से मीटिंग करवाने के लिए मान जाता है क्योंकि जीहुन के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं बची थी और जो शेयर्स जीहुन को मिलने वाले थे वो शेयर्स दद्दा अब जूही को दे चुके होते हैं। पार्क दद्दा से मिलने के लिए आया होता है जहां पार्क दद्दा को बताता है बिग माउस मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और मेरी फैमिली को बचाने का नाटक कर रहा है और मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो मुझे मार देंगे। जिस पर दद्दा बोलते हैं लेकिन बिग माउस तो मर चुका है ना। पार्क बताता है एक नया बिग माउस आ चुका है जो पुराने बिग माउस से भी शातिर और खतरनाक है। तभी दद्दा पार्क से पूछते हैं पुराने बिग माउस को सीओ के पेपर्स में क्यों इंटरेस्ट था, जिस पर पार्क बताता है पुराने बिग माउस की बेटी सीओ के पेपर्स के बारे में पता लगाते हुए मारी गई थी। दद्दा पार्क से पूछते हैं तुम मुझसे क्या चाहते हो, जिस पर पार्क बोलता है मुझे मेयर बनने में आपकी सपोर्ट चाहिए। मेयर बनने के बाद मुझे बिग माउस के लोगों को हराने में आसानी होगी और तो और मेरे मेयर बनने के बाद आपसे कोई भी नहीं भिड़ेगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। जिस पर दद्दा बोलते हैं क्या गारंटी है कि तुम मेरे साथ चालाकी नहीं करोगे, जिस पर पार्क बिग माउस के मेंबर्स की लिस्ट दद्दा को देते हुए बोलता है मैं जल्द ही आपके लिए नए बिग माउस को भी पकड़ूंगा। पर हम सभी को पता है असल में तो नया बिग माउस अपना पार्क ही था। बेसिकली पार्क दद्दा को यूज कर रहा होता है मेयर बनने के लिए। फाइनली दद्दा पार्क की बातों से कन्विंस होकर पार्क को अपने बर्थडे पार्टी पर इनवाइट करते हैं। अगले सीन में हम जेल के पागल कैदी और मीहो को बात करते हुए देखते हैं जहां वो पागल कैदी ल्यूकीमिया नाम के बीमारी के सिम्टम्स बता रहा होता है। वो कैदी मीहो से पूछता है ब्रश करते वक्त तुम्हारे भी मुंह और नाक से खून आता है क्या, लेकिन तभी मीहो को कैदी की बात समझ नहीं आती है और कैदी से पूछती है तुम्हें बाहर कहाँ और क्या काम करने के लिए ले जाया जाता है। कैदी मीहो के सवाल का जवाब नहीं देता है और बोलता है तुम नहीं जानो तो तुम्हारे लिए अच्छा है। बाहर जाने से पहले कैदी मीहो को एक काम करने को बोलता है। कैदी मीहो को बोलता है क्या तुम पता लगा सकती हो कि मेरी माँ की बोन मैरो की ट्रांसप्लांट हुई या नहीं, क्योंकि मेरी बात मेरी भाई बहन से नहीं हो रही है। मीहो उस पागल कैदी के भाई बहन से मिलने को जाती है जहाँ मीहो को पता चलता है उस कैदी की माँ मर चुकी है। अगले सीन में हम छोटे गैंगस्टर को देखते हैं जो सभी के लिए डिश बना रहा होता है। छोटे गैंगस्टर के बनाए हुए डिश को खाने के बाद सभी का मूड खराब हो जाता है। हम देखते हैं वार्डन पार्क को अभी भी बिग माउस मारने से थोड़ा कतरा रहा होता है, जिसका फायदा मेयर उठाता है और वार्डन को भड़काते हुए बताता है पार्क दद्दा के पास आया था और उसने बिग माउस के मेंबर्स की लिस्ट दी है। मेयर वार्डन से एक डील करता है जहां मेयर वार्डन को पार्क को मारने के लिए बोलता है, बदले में मेयर वार्डन को आगे कोई दिक्कत नहीं होने देगा, जिस पर वार्डन भी मान चुका होता है, जिसका मतलब था वार्डन पार्क के खिलाफ जा रहा होता है। अगले सीन में हम पार्क और मीहो को बात करते हुए देखते हैं जहां मीहो पार्क को बता रही होती है चॉय दोहा पहले ही डूब के मर चुका है और जो चॉय दोहा हमारे सामने है एज अ मेयर वो दोहा नहीं बल्कि चॉय सुंगयन है, जिसने अपना नाम बदलकर चॉय दोहा रख लिया है। तभी हमें पता चलता है चॉय सुंगयन के दादा चॉय हिसो जो कि दद्दा यानी चेयरमैन कांग के अच्छे दोस्त थे। मिस्टर चॉय ने दद्दा को केमिकल फैक्ट्री बंद करने को कहा था पर दद्दा ने फैक्ट्री को बंद करने से मना कर दिया था, जिस पर मिस्टर चॉय ने दद्दा को पब्लिक के सामने एक्सपोज करने का ठान लिया था। इसलिए दद्दा मिस्टर चॉय को मरवा देते हैं। हमने कहानी में पहले मेयर के पास्ट को देखा था जहां मेयर एक जलती गाड़ी को देख रो रहा था। असल में उस गाड़ी में मेयर के दादाजी होते हैं और तभी ये बात मेयर को पता होता है कि मेरे दादा को चेयरमैन कांग ने मरवाया है। और फाइनली हमें समझ आता है मेयर जिसका असली नाम चॉय सुंगयन था चॉय दोहा का नाम यूज करके दद्दा यानी चेयरमैन कांग के साथ रहकर बदला लेने की तैयारी में था। मतलब मेयर दोहा दद्दा को ऊपर पहुंचाने की तैयारी कर रहा था और दद्दा को इस बारे में भनक तक नहीं होती है कि मेयर दोहा ही उन्हें ऊपर पहुंचाने वाला है। अगले सीन में हम देखते हैं पार्क और मीहो दद्दा के बर्थडे पार्टी में जाने के लिए तैयार हो चुके होते हैं।
तभी पार्क को वार्डन का कॉल आता है, जहाँ वार्डन पार्क को काम के सिलसिले से बाहर बुला रहा होता है, जिसकी वजह से मीहो पार्टी में अकेले जाती है। हम देखते हैं पार्टी में मेयर की बात वार्डन से हो रही होती है, जहाँ वार्डन मेयर को बताता है पार्क अब मरने वाला है, जिसका मतलब था वार्डन ने पार्क को धोखा देकर अपने पास काम के सिलसिले से बुलाया होता है। हम देखते हैं वार्डन मेयर को लाइव वीडियो कॉल करके पार्क को गोली मारता है और ये सब जेरी देख लेता है। पार्क को मरता देख मेयर काफी खुश हो चुका होता है और यहाँ पार्क की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ पार्टी खत्म हो चुकी होती है। मीहो को जेरी का कॉल आता है, जहाँ जेरी मीहो को बताता है मेयर ने पार्क को मरवा दिया। मीहो ये बात सुनते ही बेहोश हो चुकी होती है। अगले सीन में हम देखते हैं मेयर वार्डन के पास आता है, जहाँ वार्डन ने पार्क को मारा। मेयर दोहा की सच्चाई वार्डन को भी पता होता है कि वो दोहा नहीं चोय सुंगियन है और दद्दा को मारना ही उसका मकसद है, जिस पर मेयर बोलता है तुम सही कह रहे हो, पर मैं दद्दा को इतनी जल्दी नहीं मार सकता, तो बेहतर होगा तुम अपना मुंह बंद रखो। तभी आता है कहानी में ट्विस्ट। हम देखते हैं जहां वार्डन और मेयर बात कर रहे होते हैं, वहां एक कैमरा लगा हुआ होता है, जिसकी लाइव फुटेज दद्दा के सामने चल रही होती है। फाइनली अब दद्दा को मेयर की असलियत का पता चल चुका होता है और मेयर को एक्सपोज करने वाला और कोई नहीं बल्कि अपना बिग माउस पार्क चांगो ही है। तो अभी तक जो भी होते आ रहा था, जैसे वार्डन और मेयर की मीटिंग और पार्क को मारने वाली डील, वो सब पार्क और वार्डन के बीच प्लान्ड था। दूसरी तरफ दद्दा अपने असिस्टेंट को मेयर को बुलाने को बोलते हैं। कुछ ही देर होने के बाद दद्दा अपने असिस्टेंट को बोलते हैं आज दोहा को आने में इतनी लेट क्यों हो रही है। दद्दा अपने और सुंगियन के दादा के बारे में असिस्टेंट को बता रहे होते हैं। दद्दा को लग रहा होता है उनका व्हीलचेयर उनका असिस्टेंट पकड़ा हुआ है, पर तभी मेयर आता है और व्हीलचेयर पकड़ लेता है और दद्दा को इसकी भनक भी नहीं होती है। दद्दा अपने और अपने दोस्त की कहानी बता ही रहे होते हैं, तभी उनके सामने अचानक से दोहा आता है। हम देखते हैं जो पानी दद्दा को सप्लाई हो रहा होता है, मेयर उसे रोक देता है, जिसके वजह से दद्दा को हार्ट अटैक आता है और अब दद्दा की भी मौत हो चुकी होती है। अगले सीन में हम फिर से छोटे गैंगस्टर को देखते हैं, जो फिर से एक नई डिश बनाकर पार्क और उसके साथी को टेस्ट करने को बोलता है, पर वहाँ मौजूद कोई भी छोटे गैंगस्टर की बनाई हुई डिश को खाने की हिम्मत नहीं कर रहा होता है। बहुत हिम्मत करके जेरी खाने को टेस्ट करता है और इस बार डिश वाकई में अच्छा बना होता है। हम देखते हैं मेयर और दद्दा का असिस्टेंट मिले हुए होते हैं। दद्दा के मरने के तुरंत बाद ही मेयर और दद्दा का असिस्टेंट दद्दा की बनाई हुई विल यानी कि दद्दा की प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन वाले पेपर्स को बदल देता है। मेयर दद्दा के असिस्टेंट को एक नई विल बनाने को बोलता है, जिसमें मेयर और जूही और दद्दा के असिस्टेंट का ही शेयर होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं चारों तरफ न्यूज फैल चुकी थी, चेयरमैन कांग यानी दद्दा की हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई है। दद्दा की शोक सभा चली रही होती है, तभी जिहून और तीनों कैदी भी दद्दा के असिस्टेंट से विल के बारे में पूछ रहे होते हैं। बेसिकली यहाँ दद्दा मरे और सारे एनआर फोरम के मेंबर्स को टेंशन हो गई, दद्दा ने किसे कितना प्रॉपर्टी दिया है। तभी शोक सभा में पार्क और उसकी टीम आती है। पार्क को जिंदा देख मेयर को थोड़ा झटका लग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं मीहो को, जो मस्त चिल होकर ब्रश कर रही होती है। तभी मीहो नोटिस करती है कि उसके ब्रश में खून लगी हुई है। तभी हमें उस पागल कैदी की बात याद आती है, जहाँ वो ल्यूकीमिया के सिम्टम्स के बारे में बता रहा था, नाक से खून आना और ब्रश करते हुए मुंह से खून आना। यही सिम्टम्स अब हमें मीहो में देखने को मिलती है। अगले सीन में हम देखते हैं जिहून और दद्दा के लॉयर को। जिहून को शक होता है कि कहीं मेहर दोहा ने विल में कोई छेड़छाड़ ना की हो। कंफर्मेशन के लिए जिहून लॉयर को विल दिखाने को बोलता है। उस विल में एनआर फोरम के सभी मेंबर्स को लगभग बराबर का हिस्सा दिया गया था, जिसे देख जिहून चैन की सांस ले रहा होता है। तभी जिहून को पार्क की कॉल आती है, जहां पार्क इलेक्शन की बात कर रहा होता है, पर जिहून पार्क को ये बोलते हुए मना कर देता है तुम समझदार हो, इलेक्शंस तुम संभाल लोगे। जिहून अब पार्क के खिलाफ जा रहा होता है, क्योंकि दद्दा तो अब मर चुके थे और जिहून को उसके हिस्से की प्रॉपर्टी मिल चुकी थी। जिहून जैसे ही पार्क से बात करके निकल रहा होता है, तभी वहाँ पार्क आ चुका होता है। जिहून लॉयर के दिखाए हुए विल को पढ़कर खुश हो रहा होता है, पर पार्क को अच्छे से पता था विल मेयर द्वारा चेंज कर दी जाएगी। पार्क जिहून को बोलता है बाद में विल पढ़े जाने के बाद मेरे पास मत आना, जिस पर जिहून भी पूरे एटीट्यूड में बोलता है ठीक है मैं नहीं आऊंगा, आज से मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग हैं। हम देखते हैं एनआर फोरम के सभी मेंबर्स एक जगह इकट्ठा हो चुके होते हैं उस विल को सुनने के लिए और जानने के लिए कि दद्दा ने किसे कितना प्रॉपर्टी दिया है। ये सब पार्क और उसकी टीम भी कैमरे के थ्रू लाइव देख रही होती है। तभी वहाँ दद्दा के लॉयर और असिस्टेंट आते हैं। हम देखते हैं इस बार लॉयर कोई और ही होता है। जिहून असिस्टेंट से पूछता है लेकिन ये तो दद्दा का लॉयर नहीं है, जिस पर असिस्टेंट बताता है दद्दा ने मरने से पहले विल को चेंज की थी। ये बोलते हुए असिस्टेंट विल को पढ़ना शुरू करता है। विल में दद्दा ने आधी प्रॉपर्टी जूही के नाम और आधी प्रॉपर्टी मेयर दोहा के नाम कर रखी होती है, जिसे सुन जिहून का तो पारा हाई
हाई हो चुका होता है। पर असल बात तो ये थी, मेयर और दद्दा के असिस्टेंट ने विल को चेंज किया था। अब जिहुन परेशान होकर पार्क को कॉल करता है। दूसरी तरफ मिहो को डॉक्टर का कॉल आता है, जहाँ डॉक्टर मिहो को बता रही होती है तुम्हारी रिपोर्ट आ चुकी है और रिपोर्ट कुछ खास अच्छी नहीं है, तुम्हें जल्द ही यहाँ आना चाहिए। डॉक्टर मिहो को बताता है आप में ल्यूकीमिया के सिम्टम्स हैं और ये बीमारी आपको लास्ट स्टेज पर है। डॉक्टर मिहो को केमोथेरेपी कराने को बोलता है, पर बेसिकली यहाँ पर बात ये था कि अब मिहो के पास ज्यादा वक्त नहीं है। हम देखते हैं पार्क जिहुन का कॉल पिक नहीं कर रहा होता है, इसीलिए जिहुन पार्क के ऑफिस ही पहुँच जाता है और पार्क से माफी मांगता है, जिस पर पार्क बोलता है मुझे धोखेबाज लोग पसंद नहीं है। जिस पर जिहुन फिर से माफी मांगता है और बोलता है मैं तुम्हें मेयर बनाने में पूरा सपोर्ट करूंगा, जिस पर पार्क मान जाता है और जिहुन को मेयर की सच्चाई के बारे में बताता है कि मेयर दोहा का असली नाम चॉय सुंगियन है, दोहा पहले ही मर चुका है। पार्क बताता है दद्दा को मेयर की असलियत का पता चल चुका था, इसीलिए मेयर ने उन्हें मार डाला। कहानी में पहले हमने देखा था मेयर ने खुद को मेयर के इलेक्शन से बाहर कर दिया था, पर अब मेयर वापस से मेयर के इलेक्शन में उतरने के लिए अपना नाम कैंडिडेट लिस्ट में डलवाता है, जिसका साफ मतलब था मेयर दोहा पार्क को मेयर बनने से रोक रहा होता है। हम देखते हैं मेयर सिलेक्शन के लिए कैंपेन्स शुरू हो चुके होते हैं। हम देखते हैं मेयर और पार्क दोनों कैंपेन की तैयारी में लगे होते हैं और जगह जगह पर जाकर वोट्स इकट्ठा कर रहे होते हैं, जहां मेयर के वोट्स पार्क से काफी ज्यादा थे, पर पार्क के वोट्स जल्दी जल्दी बढ़ रहे थे, जिसको पार्क और उसकी टीम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी मिहो भी आकर उन्हें ज्वाइन करती है और सब काफी खुश होते हैं। फिलहाल मिहो ने किसी को नहीं बताया था उसे ल्यूकीमिया है और उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। मिहो सभी को खुश देख काफी इमोशनल हो चुकी होती है। अगले सीन में मिहो और पार्क को बात करते हुए देखते हैं, जहां मिहो को पता चल चुका होता है पार्क ही नया बिग माउस है। पार्क मिहो को बताता है पार्क फॉर्च्यून टेलर को इंसाफ दिलाने के लिए बिग माउस बना है। फॉर्च्यून टेलर को इंसाफ दिलाने के बाद पार्क बिग माउस नहीं रहेगा, जिस पर मिहो रिप्लाई करते हुए बोलती है मैं चाहती हूँ कि तुम एक अच्छे बिग माउस बनो और उन लोगों को सजा दो जो आम लोगों पर अत्याचार करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिहुन एनआर फोरम के ग्रुप के मेंबर्स को मैसेज के थ्रू बता चुका होता है मेयर दोहा चॉय सुंगियन है और सभी को फिर से मीटिंग के लिए बुलाता है। जिहुन सभी का वेट कर ही रहा होता है, तभी वहाँ प्रोसिक्यूटर आकर जिहुन को बताता है एनआर फोरम के सभी मेंबर्स यहाँ नहीं आ रहे हैं क्योंकि उन सभी को मेयर दोहा ने अपने पास बुला लिया है। ये सुनते ही जिहुन गुस्से से फायर हो चुका होता है और मेयर के पास जाता है। हम देखते हैं जो तीनों कैदी जिहुन के सपोर्ट में हमेशा रहते थे वो अब जिहुन को धोखा देकर मेयर के सपोर्ट में होते हैं। जिहुन जूही को मेयर के सच्चाई के बारे में बताता है कि दद्दा को मेयर दोहा ने ही मरवाया है, पर जूही मेयर के खिलाफ एक शब्द भी सुनने को तैयार नहीं होती है। हम देखते हैं यही सारी बातें जिहुन पार्क को बताता है और बोलता है मैं तुम्हारी फिलहाल कोई मदद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि जिहुन की सारी प्रॉपर्टी पर मेयर और जूही की नजर पड़ी हुई है। जिस पर पार्क जिहुन से दद्दा की फैमिली के बारे में पूछता है, जिस पर जिहुन बताता है चेयरमैन कांग का एक बेटा था, पर वो पैदाइशी राक्षस और साइकोपैथ टाइप का इंसान था, इसलिए दद्दा ने अपने बेटे से सारे रिश्ते तोड़ दिए। तभी पार्क जिहुन से दद्दा के बेटे का एड्रेस पूछता है, जिस पर जिहुन बताता है दद्दा का बेटा यूएसए के टेक्सास शहर में रहता है। तभी पार्क जिहुन को एक लॉ के बारे में बताता है जिसमें अगर दद्दा के बेटे पर केस कर दिया जाए तो दद्दा की विरासत की प्रॉपर्टी पर से मेयर और जूही की पकड़ कम हो सकती है, जिसे सुनकर जिहुन काफी खुश हो जाता है। जिहुन दद्दा के बेटे की पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने की जिम्मेदारी प्रोसिक्यूटर चॉय को देता है, जिस पर प्रोसिक्यूटर चॉय जिहुन से पूछता है आखिर दद्दा ने अपने बेटे को अपनी विरासत क्यों नहीं दी। जिहुन प्रोसिक्यूटर को बताता है दद्दा का बेटा एक सीरियल किलर है, दद्दा के बेटे की जगह किसी और को जेल हो गई थी और वो सीरियल किलर यूएस भाग गया था। अगले सीन में हम देखते हैं जेल के पागल कैदी को, जिसकी तबीयत अब काफी सीरियस थी। तभी मिहो उससे मिलने को आती है। पागल कैदी मिहो से पूछता है मेरी माँ का ऑपरेशन हुआ या नहीं। तभी वहाँ उस पागल कैदी के भाई बहन भी मौजूद होते हैं और अपने भाई को इस तरह देख काफी इमोशनल हो चुके होते हैं। मिहो उस पागल कैदी को बताती है तुम्हारी माँ का बोन मैरो का ट्रांसप्लांट हो चुका है, जिसे सुन कैदी के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान दिखती है और वो कैदी रोते हुए मर जाता है। पागल कैदी की बहन मिहो को बताती है मेरा भाई एक सीरियल किलर नहीं है, जिसे सुन मिहो थोड़ा शॉकिंग रिएक्शन देती है। कैदी की बहन बताती है मेरा भाई किसी और के गुनाहों की सजा जेल में काट रहा था क्योंकि हमें पैसों की जरूरत थी और माँ का ऑपरेशन कराना था, इसलिए एक सीरियल किलर साइकोपैथ की जगह मेरा भाई जेल चला गया था। असल में मेरा भाई एक अच्छा इंसान था और उसने कोई जुर्म नहीं किया था। तभी हमें यानी ऑडियंस को समझ आता है जिस साइकोपैथ के गुनाहों की सजा पागल कैदी ने सही
और जिस साइकोपैथ की जीहून बात कर रहा था वो साइकोपैथ सीरियल किलर दद्दा का बेटा ही था, जो क्राइम करके यूएस भाग गया था और उसकी जगह यहाँ एक मासूम इंसान जेल में सजा काट रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं पार्क देर रात तक मेयर्स के बीच होने वाली डिबेट की तैयारी कर रहा होता है। तभी वहाँ मीहो डिनर लेकर पहुँचती है और पार्क को खाना खिलाते हुए बोलती है, तुम कितने बिजी हो गए हो और हमें काफी टाइम हो गया है, हम लोगों ने अच्छे से टाइम स्पेंड भी नहीं किया है। जिस पर पार्क मीहो से वादा करता है ये सब खत्म होते ही पार्क अपना पूरा टाइम मीहो को देगा। मीहो पार्क को काम करता देख फिर से इमोशनल हो चुकी होती है, क्योंकि ऑब्वियसली मीहो के पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा था, तो वो क्या ही पार्क के साथ टाइम स्पेंड करती। फाइनली अब मेयर्स के बीच डिबेट होने का टाइम आ चुका होता है। दूसरी तरफ मीहो फिश फार्म का राज जानने के लिए जेरी और छोटे गैंगस्टर के साथ निकलने का प्लान बना रही होती है, क्योंकि अगर फिश फार्म और इनके केमिकल्स अगर इनका आपस में कोई लेना देना है तो इससे पार्क को इलेक्शन में काफी हेल्प हो सकती है। और यहाँ टीवी स्टूडियो में सभी मेयर कैंडिडेट भी आ चुके होते हैं, जहाँ मेयर्स एक दूसरे से सवाल पूछना शुरू करते हैं। वहीं मीहो और जेरी और छोटा गैंगस्टर फिश फार्म में घुसकर वहाँ के सभी गार्ड्स को मारना शुरू करते हैं। तभी फिश फार्म का इंचार्ज मस्त गेम खेल रहा होता है। तभी वहाँ का एक गार्ड इंचार्ज को बताता है फिश फार्म पर किसी ने हमला कर दिया है, जिसे सुन इंचार्ज टेबल के अंदर छिप जाता है, पर कुछ ही देर में इंचार्ज पकड़ा जाता है। दूसरी तरफ लाइव शो में पार्क मेयर से सवाल पूछ रहा होता है, पर पार्क को ज्यादा बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा होता है, जिसका मतलब था मेयर दोहा ने पहले से ही यहाँ सेटिंग बैठा रखी थी। अब सवाल पूछने की बारी मेयर दोहा की होती है। मेयर पार्क से पार्क के पुराने क्रिप्टो करेंसी केस के बारे में पूछता है। मेयर दोहा बता रहा होता है पार्क ने क्रिप्टो करेंसी वाला केस हारने के लिए काफी रकम लिया था। इस बात को पार्क मानने से इनकार करता है। अगेन पार्क मेयर से सवाल करता है, जैसा कि हम सब देख रहे हैं शहर में कैंसर पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं और लोगों का दावा है इस कैंसर की जड़ इनके केमिकल्स है, जिस पर मेयर पार्क से इस बात की सबूत मांगता है जिससे ये साबित हो कि बढ़ते कैंसर पेशेंट्स का लेना देना इनके केमिकल्स से है। जिस पर पार्क सबूत के तौर पर एक पुराने न्यूज आर्टिकल को दिखाता है जिसमें साफ लिखा था केमिकल फैक्ट्री से निकलने वाली रेडिएशन की वजह से फ्यूचर में लोग कैंसर की बीमारी से मर सकते हैं। जिस पर मेयर बोलता है इस बात की कोई सबूत नहीं है कि केमिकल फैक्ट्री के कारण लोगों को कैंसर हो रही है। तभी पार्क के बोलने की टाइम लिमिट खत्म हो चुकी होती है। दूसरी तरफ मीहो फिश फार्म के इंचार्ज से पूछती है, बताओ इस फिश फार्म का इनके केमिकल से क्या लेना देना है। इंचार्ज बताता है फिश फार्म में जो पानी दिख रही है वो ग्राउंड वाटर नहीं है, ये पानी केमिकल प्लांट से आ रही है। तभी फिश फार्म का एक गार्ड उन्हीं तीनों कैदियों में से एक कैदी को बताता है फिश फार्म पर हमला हुआ है, जिस पर वो कैदी काफी घबरा जाता है और तुरंत ही वहाँ से फिश फार्म के लिए निकलता है। तभी जेरी पार्क के दोस्त को बताता है वो और मीहो फिश फार्म आए हुए हैं और उन्हें वहाँ मेयर के खिलाफ बहुत बड़ा सबूत मिला है। जिस पर पार्क का दोस्त बोलता है मुझे बताते रहना वहाँ क्या चल रहा है, अगर और आदमी चाहिए होंगे तो मुझे कॉल करना। मीहो इंचार्ज की सारी बातों को वीडियो में रिकॉर्ड कर रही होती है, जहां इंचार्ज ये कबूल करता है इस फिश फार्म में ग्राउंड वाटर नहीं बल्कि केमिकल फैक्ट्री की वेस्ट वाटर है जिसमें हाई रेडिएशन है और इस वेस्ट वाटर को हम समुद्र में बहा देते हैं और समुद्र में मरने वाली मछलियों को हम ठिकाना लगा देते हैं। इंचार्ज ये सब वीडियो में बता ही रहा होता है। तभी मीहो इंचार्ज से पूछती है इनके केमिकल्स तुम्हें वेस्ट वाटर छिपाने के लिए तो काफी अच्छे पैसे देती होगी। जिस पर इंचार्ज बताता है ट्रांजैक्शंस हांगकांग के किसी ट्रेड कंपनी से करवाई जाती है। मीहो अपने सभी आदमियों को फिश फार्म में मौजूद हर चीज की तलाशी लेने को बोलती है। सभी लोग तलाशी ले ही रहे होते हैं कि तभी छोटे गैंगस्टर को ट्रांजैक्शंस की पेपर मिल चुकी होती है। मीहो सारे सबूतों को अपने कार में रखवाते हुए फिश फार्म से निकलने की तैयारी में होती है। तभी छोटा गैंगस्टर मीहो से पूछता है तुम ये सारी सबूतों को लेकर कहाँ जा रही हो। मीहो बताती है वो सीधा टीवी स्टूडियो जाएगी जहाँ लाइव शो चल रही है, जिसका मतलब था मीहो मेयर दोहा को लाइव एक्सपोज करने वाली होती है। उसी दौरान तीनों कैदी में से एक कैदी फिश फार्म पर पहुँच चुका होता है। तभी जेरी और मीहो जल्दी से वहाँ से निकलते हैं। वो कैदी मीहो का पीछा कर रहा होता है क्योंकि उसे मीहो को स्टूडियो पहुंचने से पहले रोकना था। जेरी पार्क के दोस्त को बताता है मेयर दोहा के लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, जल्द से जल्द तुम्हें कुछ करना होगा। वो कैदी दूसरे कैदी को पुलिस से मदद मांगने को बोलता है। तभी हम देखते हैं कुछ पुलिस ऑफिसर्स आके मीहो और जेरी को रोक लेते हैं। कैदी ये देख काफी खुश हो रहा होता है। कुछ ही देर बाद हमें पता चलता है जो पुलिस ऑफिसर जेरी और पार्क के साथ थे वो सारे ऑफिसर्स बिग माउस ऑर्गेनाइजेशन के ही मेंबर्स थे। जेरी और मीहो को स्टूडियो पहुंचने से अब कोई नहीं रोक सकता था। मीहो पार्क के दोस्त को लाइव शो में एज अ ऑडियंस बैठने के लिए सीट खाली करवाने को बोलती है,
पार्क का दोस्त डायरेक्ट जाकर टीवी स्टूडियो के हेड से बात करता है और सीट के लिए परमिशन मांगता है। स्टूडियो का हेड पार्क के दोस्त को परमिशन दे देता है क्योंकि टीवी स्टूडियो का हेड भी बिग माउस ऑर्गेनाइजेशन का ही एक कोर मेंबर होता है। शो में अब ऐसा टाइम आ चुका होता है जहां शो में बैठी लाइव ऑडियंस भी अब किसी भी मेयर से सवाल पूछ सकती है। तभी वहां मीहो भी एज अ ऑडियंस आ चुकी होती है। मीहो मेयर चॉय से इनके केमिकल्स के बारे में पूछती है, जिस पर मेयर दोहा बोलता है मेयर कैंडिडेट की बीवी मुझसे सवाल नहीं पूछ सकती है। तभी मीहो सभी को लाइव बताती है, मैं इनके केमिकल्स से निकली हुई रेडिएशन की विक्टिम हूँ। मैं उस फैक्ट्री में गई थी, तभी एक हादसे के दौरान पाइप से पानी लीक होना शुरू हो गया था और उस पानी में हाई रेडिएशन था और मैं उस पानी में भीग चुकी थी। बेसिकली रेडिएशन से एक्सपोज हो गई थी, जिससे मुझे अभी लास्ट स्टेज ल्यूकीमिया कैंसर है। मीहो के इस बात को सुनकर पार्क तो लाइव रो पड़ता है। सबूत के तौर पर मीहो लोगों को इंचार्ज वाली वीडियो दिखाती है। मेयर चॉय सभी को बताता है अगर ये इल्जाम सच्चे हैं तो इस पर कार्यवाही की जाएगी और इसी के साथ यहाँ लाइव शो खत्म होती है। शो खत्म होते ही पार्क मीहो से मिलने को जाता है, जहाँ पार्क मीहो से माफी मांग रहा होता है क्योंकि पार्क मीहो को समय नहीं दे पाया था। जिस पर मीहो बोलती है अब बचा हुआ वक्त हम हंसते खेलते गुजारेंगे। पार्क मीहो को बोलता है मुझसे जो हो पाएगा मैं तुम्हारे लिए करूँगा। वहीं मीहो के डैड की भी बहुत बुरी हालत हो चुकी होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं इनके केमिकल्स के केस में मेयर दोहा को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। मेयर पूछताछ में कुछ भी नहीं बताता है। मेयर न्यूज में बताता है इनके केमिकल्स के मैनेजमेंट को मैं जरूर सजा दिलवाऊंगा। हम देखते हैं मेयर के केस को इलेक्शंस के दौरान टाल दिया जाता है। इलेक्शंस में मेयर चॉय दोहा अभी भी लीडिंग कैंडिडेट होता है और कुछ ही दिनों बाद इलेक्शन का रिजल्ट भी आ चुका होता है, जहां मेयर चॉय इलेक्शन जीत जाता है और फिर से अगले 4 साल तक का गुचियोन सिटी का मेयर बन चुका होता है। हम देखते हैं मेयर चॉय अपनी जीत से काफी खुश होता है, पर वहीं जूही सैड नजर आ रही होती है। दूसरी तरफ पार्क और उसकी टीम हारने पर भी सेलिब्रेट कर रही होती है क्योंकि उन्होंने वाकई में बहुत मेहनत किया था। पार्टी करते वक्त जेरी सभी को बताता है कि इसकी सुनवाई अभी बाकी है। अगर मेयर दोहा उसमें गुनहगार साबित हो गया तो वो मेयर के पोजीशन से हट जाएगा। वो आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ मीहो के लिए एक पार्सल आता है जिसमें किसी का नाम पता नहीं लिखा होता है। मीहो उस पार्सल को खोलती है और उसे एक नोट मिलता है। नोट पढ़ते ही मीहो को पता चलता है मेयर की वाइफ जूही ने मेयर का सीक्रेट फोन भेजा है, जिसे इनके केमिकल्स के केस में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। पार्क ये नोट देखते ही जूही को कॉल करता है और जूही से पूछता है क्या तुम कोर्ट में गवाही दोगी कि ये सीक्रेट फोन मेयर दोहा का ही है, जिस पर जूही मेयर चॉय के खिलाफ गवाही देने को तैयार हो जाती है। उसी दौरान जूही को बात करते हुए दद्दा का असिस्टेंट देख लेता है जो कि मेयर चॉय से मिला हुआ था। अगले सीन में हम देखते हैं कोर्ट में कार्यवाही शुरू की जाती है, पर मेयर की वाइफ जूही कोर्ट में दिखाई नहीं दे रही होती है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान मेयर का लॉयर, जो कि उन 3 कैदियों में से एक होता है, वो कोर्ट में ये साबित कर चुका होता है कि वो सीक्रेट फोन मेयर का नहीं है। तभी हमें पता चलता है कि जूही कोर्ट क्यों नहीं पहुंच पाई थी, क्योंकि मेयर ने आने से पहले जूही को मेंटल हॉस्पिटल में बंद कर दिया था। कोर्ट में मेयर के खिलाफ कोई सबूत न मिलने के कारण कोर्ट मेयर को बाइज्जत बरी कर देती है और मेयर ये केस भी जीत चुका होता है। ये सब देख मीहो बेहोश हो जाती है और तुरंत ही मीहो को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां मीहो अब अपनी आखिरी सांस ले रही होती है और कुछ ही देर में मीहो की भी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मेयर अब मस्त चिल होकर अपने पर्सनल स्विमिंग एरिया में डुबकी लगा रहा होता है क्योंकि उसने सब कुछ जीत लिया था। चॉय फिर से मेयर बन गया और तो और इनके केमिकल्स भी बंद नहीं हुई और चॉय को कोई गलत भी साबित नहीं कर पाया। मेयर चॉय जैसे ही डुबकी लगाकर बाहर आता है तभी वहाँ पार्क आ चुका होता है। मेयर पार्क से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर पार्क बताता है उसने ये बिल्डिंग खरीद ली है। तभी हम देखते हैं मेयर के मुंह से भी खून आना शुरू हो जाता है। पार्क मेयर को बताता है रेडिएशन वाले पानी से पता नहीं तुमने कितने लोगों को मार दिया है, अब तुम भी वैसे ही तड़प कर मरोगे। तभी हमें समझ आता है जिस पानी में मेयर डुबकी लगा रहा होता है वो नॉर्मल वाटर नहीं बल्कि रेडिएशन वाला वाटर होता है। कुछ ही देर में मेयर की भी मौत हो जाती है। हम देखते हैं पार्क अब असली वाला बिग माउस बन चुका होता है और जो पैसा और सीओ के पेपर्स मेयर ने छिपा के रखा था वो सब बिग माउस की टीम बाहर निकाल लेती है और कोर्ट में भी ये साबित हो चुका होता है पिछले 30 सालों से इनके केमिकल्स के वजह से लोगों को कैंसर हो रही थी, इसलिए उस फैक्ट्री को भी बंद कर दिया जाता है। प्रॉपर्टी के शेयर्स जो कि मेयर ने हथिया लिए थे वो प्रॉपर्टी भी अब जीहुन को मिल चुकी होती है
और तीनों कैदी जो मेयर के सपोर्ट में थे उन्हें वापस जेल हो जाती है। इन सारे अच्छे कामों के पीछे एक आदमी का बहुत बड़ा हाथ होता है और वो है अपना पार्क चांग हो, द बिग माउस। ये ड्रामा यहीं खत्म होती है और जल्द ही मिलते हैं एक नए ड्रामा और एक नई कहानी के साथ। टिल देन, गुड बाय।